नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है इस नए सेशन में। आज हम लोग महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के महाजनपद के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये महाजनपद वर्ड आया कैसे। सबसे पहले जानेंगे कि ये महाजनपद जो वर्ड है, महाजनपद, ये वर्ड आया कैसे। तो इसके लिए हमारे साथ आपको टाइम मशीन में कुछ समय के लिए पीछे चलना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ समय आप पीछे चलिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के विलुप्त होने के बाद या खत्म हो जाने के बाद, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के बाद सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होना शुरू हो गया था। और भी कारण थे, किंतु आर्यों का आक्रमण हम लोग सबसे मजबूत मानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद एक नया वैदिक सभ्यता उत्पन्न हुआ। वैदिक काल जिसे हम लोग मानते हैं, वैदिक सभ्यता को हम लोगों ने दो पार्टों में बांटा है। एक तो हम लोगों ने बांटा है ऋग्वैदिक और एक बांटा है लेटर वैदिक, जिसे हम लोग उत्तर वैदिक काल बोलते हैं और इसे ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल का जो टाइमलाइन है 1500 से 1000 BC, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल था और 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल है। और ये बीच में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, जिसके कारण, लोहे की खोज होने के कारण समाज में आमूलचूल परिवर्तन हुई थी। अब देखिए यहाँ पे ऋग्वैदिक में जो हमारे सामाजिक संरचना थी वो जना बेस्ड था, जन आधारित समाज था, जन आधारित। और लेटर वैदिक जनपद। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जन से जनपद में हम लोग ट्रांसफॉर्म हुए। क्यों हुए, कैसे हुए? तो जन टाइम में हम लोग पशुपालन पर निर्भर करते थे, पशुपालन पे निर्भर करते थे। लोहे की खोज होने के बाद हमारा जो समाज का जो लोग भरण पोषण के लिए पशुपालन पर निर्भर कर रहे थे, वो लोहे की खोज होने के बाद कृषि पर निर्भर करने लगे, कृषि पर। अब जब कृषि पर निर्भर करेगा तो लोगों को वहां पे ठहराव की जरूरत होगी, ठहराव। ठीक है, तो जहां पे जन लोगों का पद पड़ा, पांव पड़ा या पैर पड़ा, वो जनपद होने लगा। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 10, 20, 100, 1000 लोगों का एक समूह जहां पे रहा, उसको जनपद कहा जाने लगा। ठीक है, तो जनपद। अब देखिए ये वर्ड जो है महाजनपद, महाजनपद का मतलब ही हो जाता है महा मतलब बड़ा, और जनपद मतलब बड़ा जनपद। ऐसे समझ लीजिए कि जन में 1-2 लोग हैं, ये सब एक जगह रुक गए तो वो जनपद हो गया, बराबर थोड़ा रख लीजिए। अब महाजनपद है और लोहे का खोज हो चुका है बाबू, तो ये जो है एक इसमें से कोई शक्तिशाली होगा और इसके जनपद पर हमला कर देगा, फिर इसके जनपद पर हमला कर देगा और ये सब जनपद इसके आसपास हो जाएगा, तो ये बराबर महाजनपद होने लगा। और ऐसे कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद हमें ज्ञात है। अब आपको महाजनपद समझने में दिक्कत नहीं होगी कि जनपद जो था, बहुत सारे छोटे छोटे जो जनपद थे उसको एक जगह पर लाकर या एक
जगह मिलाकर उसे महाजनपद बनाया गया। ठीक है, और उसके महाजनपद बनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण था लोहे की खोज। लोहे की खोज, ठीक है। और एक और कारण था, जो कारण था ऐसे समझिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां पे था? वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तरफ था। अफगानिस्तान, इसके खत्म होने के बाद लोग थोड़ा पूरब के तरफ बढ़े, पूरब के तरफ। तो वैदिक सिविलाइजेशन में ऋग्वैदिक काल के लोग सप्त सैंधव प्रदेश में रहे, 7 नदियों के बीच के प्रदेश में रहे, सप्त सैंधव। जब लोहे का खोज हुआ तो ये लोग जो जितने भी थे वो थोड़ा और आगे बढ़े। लेटर वैदिक के लोग, मतलब उत्तर वैदिक काल के लोग हमारे गंगा घाटी में आने लगे। गंगा घाटी में आए, लोहे की खोज हो चुका है, तो कृषि स्टार्ट हो गया गंगा घाटी। और गंगा घाटी में क्यों कृषि हो जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, लोहे की खोज के बाद कुल्हाड़ी बन गया, कुल्हाड़ी से वनों की सफाई हो गई और गंगा घाटी में जलोढ़ मिट्टी के कारण खेती शुरू हो गया। मगर महाजनपद जो है हमारा, महाजनपद वो और ज्यादा पूरब आया और आ कहां गया? हमारे बिहार के तरफ। मतलब पश्चिम से पूरब आया है। सिंधु घाटी सभ्यता से महाजनपद तक लोग पश्चिम से पूरब तक आए हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो महाजनपद के बारे में समझ गए। ठीक है, अब देखिए, हमें ज्ञात है, हमें जो जिस स्रोत से हमें पता चला है कि महाजनपद में 16 है, तो महाजनपद के स्रोत के बारे में समझ लीजिए पहले। ठीक है, या इसका टाइमलाइन जान लीजिए। 600 से 400 ईसा पूर्व। ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए, महाजनपद के स्रोत जो हैं, जिस स्रोत से हमें इस महाजनपद काल के बारे में पता चलती है, वो है 2 स्रोत हैं हमारे पास। एक बौद्ध धर्म के हैं, बौद्ध ग्रंथ। एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, और दूसरा है जैन ग्रंथ, उसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बौद्ध ग्रंथ जो भगवती सूत्र से पहले बनी है, मतलब लिखी गई है, वो अंगुत्तर निकाय है। तो याद रखिएगा, हमें महाजनपद काल के बारे में जो पता चली है वो अंगुत्तर निकाय से पता चली है। और वो कितने महाजनपद है? वो 16 महाजनपद है। ठीक है, 16 महाजनपद है। अब देखते हैं हम लोग 16 महाजनपद में, यहीं से हम लोग याद रखेंगे कि महाजनपद से ही साम्राज्य में तब्दील हुआ है। ठीक है, अब देखिए, महाजनपद के उदय के कारण होंगे बाबू। उदय के कारण, जनपद से ट्रांसफॉर्म हो रहा है महाजनपद में, तो उसके उदय के कारण है। तो उदय के कारण में आपको हम सबसे पहले क्या बताए हैं? उदय के कारण पहला जो पॉइंट है वो लोहे की खोज। लोहे की खोज, लोहे की खोज होने के कारण, लोहे की खोज होने के कारण कृषि उपकरण बनना स्टार्ट हुआ, कुल्हाड़ी बनना स्टार्ट हुआ, जिससे गंगा घाटी में जो वनों की सफाई करके खेती लायक जमीन बनाया गया। ठीक है, दूसरा में याद रखिएगा कृषि। कृषि के कारण याद रखिएगा, बता दिए आपको। जो कृषि क्यों होगा? तो कृषि का विस्तार, और जब गंगा घाटी में खेती हो रही है तो खेती में ज्यादा से ज्यादा फसल उगेगा
तो उससे कृषि अधिशेष भी बचेगा, मतलब सरप्लस इकोनॉमी में हम लोग चले जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, राजाओं की जो है, राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा। ठीक है, अब देखिए हम क्या आपको बता रहे हैं कि लोहे की खोज के कारण क्या हुआ होगा, हथियार बनना स्टार्ट हो गया होगा उस समय में। हथियार मतलब युद्ध के लिए हथियार बनना शुरू हो गया, युद्ध के लिए हथियार। और किसानी से आपको क्या हो गया है, जलोढ़ मिट्टी के कारण कृषि होने लगा और उपज अधिशेष में आने लगा, मतलब आपके पास पैसे होना स्टार्ट हो गया होगा, तो विनिमय, व्यापार वाणिज्य भी आपका शुरू हो गया होगा, व्यापार वाणिज्य। और व्यापार वाणिज्य होने के कारण आपके पास पैसों की अधिकता होगी, पैसों की अधिकता। अब जब राजा के पास पैसा है, लोहे के कारण उसके पास हथियार है, ठीक है। अब जब कृषि का विस्तार होगा, कृषि के कारण जब खेती होने लगेगा, हमारे पास अधिशेष अन्न है, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, जनसंख्या में बढ़ोतरी। और जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण क्या हो जाएगा, सैनिकों की अधिकता, सैनिकों की अधिकता। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो सैनिक, राजाओं के पास सैनिकों की कमी नहीं रहेगी, जिसके कारण युद्ध करने में उन्हें आसानी होगी। तो यहां तक समझ गए। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब यहां तक आ गए हैं तो एक और चीज याद रखिएगा, प्रशासनिक स्तर पर रक्त संबंध खत्म। एक तरह से समझिएगा, जिसके पास योग्यता है वो प्रशासन में उच्च से उच्च पदों पे जाएगा, ठीक है। और सामाजिक और सामाजिक और धार्मिक जो है मानदंड समाज में स्थिरता आ गई। क्यों समाज में स्थिरता क्यों आ गई, पैसे आ गए हैं लोगों के पास, तो वो अपना काम धंधे में लगे हैं, व्यापार करने में लगे हैं। और धार्मिक में तो इसी टाइम पे जैन और बौद्ध धर्मों के उदय होती है, ठीक है। तो उदय के कारण आप समझ गए, लोहे के खोज हुआ है, जिसके कारण हथियार, युद्ध संबंधी हथियार बना है, उसके कारण ही कृषि योग्य हथियार भी बना है, औजार भी बना है, जिससे गंगा घाटी के मैदानों में वनों की सफाई हुई है, वनों की सफाई करने के बाद वहां पे खेती होना स्टार्ट हुआ, कृषि का विस्तार हुआ है, जिससे हमारे पास अन्न क्या हुआ, अधिशेष में आया है, सरप्लस इकोनॉमी में हम लोग गए हैं। और उसके कारण व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हुआ है। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग पैसों की अधिकता आने लगी है, जिसके कारण राजाओं द्वारा क्या हो जाएगा, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा हो जाएगा। उसके बाद और उसका कारण बता दिए, जनसंख्या में बढ़ोतरी, उसके कारण सैनिकों की अधिकता, प्रशासनिक स्तर पर रक्त संबंध खत्म, सामाजिक धार्मिक मापदंडों का विस्तार, ठीक है बाबू। अब देखिए हम लोग क्या जानेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें 16 महाजनपद है, जिसमें अंगुत्तर निकाय के बारे में हम लोग याद रखेंगे। वैसे तो भगवती सूत्र में भी है, मगर अंगुत्तर निकाय के बारे में हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, उदय के कारण हो गए 16 महाजनपद में। आपको नाम 2, 4, 5 का ही नाम याद रखिए, जिसमें एक तो हमारा याद रहेगा ही मगध महाजनपद, मगध जो आगे चल के मगध साम्राज्य हुआ और आगे चल के मौर्य साम्राज्य में तब्दील हो गया। उसके बाद नाम याद रखिएगा अवंती, उसके बाद नाम याद रखिएगा, चलिए आपको लिखा देते हैं, भारत से बाहर का महाजनपद,
भारत से बाहर के महाजनपद का नाम याद रखिएगा, कंबोज प्लस गांधार। ठीक है, वो गांधार के बारे में ऐसे याद रखिएगा, गांधारी, महाभारत काल में गांधारी। ठीक है, तो ये कहां पे, पाकिस्तान, और इसका राजधानी कहां पे होगा, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां से कौन पढ़े हुए हैं, चाणक्य। कंबोज को कश्मीर भी बोला जाता है और अफगानिस्तान भी। ठीक है, तो ये सबसे उत्तरी है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था, तो दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था और उसका नाम था अस्मक। ठीक है, इंपोर्टेंट महाजनपद में नाम आएगा मगध, अवंती। अवंती का नाम इसलिए आएगा क्योंकि मगध के तरह यहां पे भी लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता था। अवंती, वत्स, कौशल। ठीक है, फिर वज्जी भी याद रखिएगा, अपने बिहार का है वज्जी। उसके बाद सूरसेन, सूरसेन जो कृष्ण वाले हैं, जय श्री कृष्णा जो कहते हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण के राज्य सूरसेन। चेदी, शिशुपाल वाला चेदी। मत्स्य, विराटनगर जहां पे अभिमन्यु, जिस राज्य के राजकुमारी से अभिमन्यु का शादी हुआ था। ठीक है, मत्स्य हो गया। उसके बाद याद रखिएगा और भी नाम है, जैसे अभी कितना हो गया, सूरसेन हो गया, चेदी हो गया, मत्स्य हो गया, मगध हो गया, अवंती हो गया, वत्स हो गया। उसके बाद याद रखिएगा काशी का नाम याद रखिएगा, अंग नाम याद रखिएगा, अंग प्रदेश, अंगराज कर्ण। ठीक है, अंगराज कर्ण से याद रहेगा। फिर उसके बाद याद रखिएगा कितना हो गया हमारे पास, चलिए मल्ल एक याद रखिएगा, दो हुआ है यहां पे। एक पांचाल हुआ है जो दो टुकड़ा में बटा था। ठीक है, अहिछत्र इसकी राजधानी हुई है, अहिछत्र और काम्पिल्य, द्रोणाचार्य वाला पांचाल। तो यहां पे अब देखिए क्या होता है, यहां पे 16 महाजनपद है, मगर इसमें भी सबसे पावरफुल जनपद जो है, हम आपको क्या बताए, जनपद को, छोटे छोटे जनपद को एक जगह मिला लेने के बाद एक महाजनपद बना, वैसे ही कुछ महाजनपदों को एक जगह मिला लेने के बाद मगध साम्राज्य बन गया। ठीक है, मगर उससे पहले मगध भी क्या था, महाजनपद था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है, मगध महाजनपद। तो हम लोग जानेंगे मगध महाजनपद के बारे में। ठीक है, चलिए यहां पे शुरू करते हैं, मगध महाजनपद। अब देखिए सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। अब सबसे पहले जानिए मगध महाजनपद, मगध का सबसे पावरफुल होने का कारण क्या था। हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, कोई भी इंसान समाज में पावरफुल हो रहा है तो उसके बारे में, उसके पीछे हम लोग ये जानेंगे ना कि इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे जो ये पावरफुल हुआ। तो हम लोग अभी क्या जानेंगे कि मगध महाजनपद के पावरफुल होने का कारण क्या था। तो सबसे पहले याद रखिए मगध महाजनपद के उदय का कारण या उत्कर्ष का कारण, पहला कारण जो है हमारा, 4 कारण में हम लोग समझ जाएंगे पूरा। एक याद रखिएगा आर्थिक कारण, दूसरा रखिएगा राजनीतिक कारण, तीसरा रखिएगा भौगोलिक कारण, और चौथा रखिएगा सांस्कृतिक कारण। किसी भी समाज के उत्थान के बारे में अगर आपको जानना है तो ये 4 कारण पर्याप्त है उस समाज के बारे में जानने के लिए। तो हम लोग सबसे पहला कारण जो जानेंगे वो
आर्थिक कारण से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए पहला कारण देखिए, आर्थिक कारण। मगध कहां पे अवस्थित है? अभी वर्तमान में हम लोग बिहार को बोलते हैं। दक्षिणी बिहार को एक तरह से मानिए कि मगध का क्षेत्र है। गया, शाहाबाद का क्षेत्र मगध का क्षेत्र हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्थिक कारण में हम लोग जानेंगे वो है दक्षिणी बिहार का क्षेत्र। उसमें कौन कौन सा नदी है? गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन। ये सब नदी जो है, गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन, इन सब नदी के कारण क्या हो रहा है? ये सब नदी के क्षेत्र के कारण यहाँ पे कृषि जो है, कृषि का क्षेत्र ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर साल यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू? बाढ़ आ जा रहा है। और बाढ़ आने के कारण क्या हो रहा है? जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे आ जा रही है। और जलोढ़ मिट्टी आने के कारण, जलोढ़ मिट्टी के कारण यहाँ पे खेती अच्छी हो रही है, और जिसके कारण यहाँ के किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अन्न हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा एक चीज यहीं से जानिए, गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन के कारण सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जलमार्ग की सुविधा है। जलमार्ग की सुविधा है। नाव के माध्यम हो या किसी भी माध्यम से यहाँ पे यातायात, जलमार्ग यातायात की सुविधा बहुत अच्छी है। ठीक है, जिसके कारण व्यापार वाणिज्य हो रहा होगा अच्छे से, व्यापार वाणिज्य। ठीक है, तीसरा कारण जानिए यहाँ पे बाबू, राजधानी का सुरक्षित होना। राजधानी सुरक्षित। मगध का जो राजधानी है, पहला राजधानी जिसे गिरिव्रज या राजगृह बोलते हैं हम लोग, गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से क्या हुआ था? घिरा हुआ था। तो आपके राजधानी पर कोई संकट नहीं है। और बाद में जो पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा हुआ, जो आज का पटना है, वो जलदुर्ग से घिरा हुआ था। कौन कौन नदी? गंगा, सोन, पुनपुन के कारण घिरा हुआ था, जिसके कारण वो भी राजधानी सुरक्षित थी। तो मतलब मगध का राजधानी सुरक्षित। ठीक है, अब देखिए कृषि के जलमार्ग, जल के नदी के कारण क्या हो जाएगा? कृषि अच्छा हो जाएगा। कृषि क्यों अच्छा हो जाएगा? यहां पे नहर का सुविधा हो जाएगा, नहर की सुविधा, पानी का सुविधा जब हो जाएगा तो अच्छा, इससे धान की खेती अच्छी होगी, धान की खेती। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए गंगा घाटी के सोन, पुनपुन, जलोढ़ मिट्टी के कारण। अब हम लोग देखेंगे कि लोहे, आपको बताए थे ना कि महाजनपद काल में लोहे का प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोहे का प्रयोग, और लोहा यहां पे कहां से मिल रहा है? मान के चलिए मगध, आज के झारखंड मतलब छोटा नागपुर पहाड़ी में लोहा मिल रहा था। तो आज का झारखंड, ठीक है, वहां पे लोहे का प्रयोग हो, लोहा मिल रहा है मगध के पास। तो लोहा जो है सबसे ज्यादा उपयोग कहां होगा? वो पहला काम होगा कृषि में, लोहे का औजार उपयोग होगा। और उसी लोहा से राजा क्या करेंगे? हथियार भी बनाएंगे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो 2 चीज हो गया लोहे का प्रयोग, औजार बनाएंगे और हथियार बनाएंगे। हथियार किस लिए? सेना बनाने के लिए। ठीक है, तो लोहे का प्रयोग इससे हम समझ गए। झारखंड, आज का झारखंड वहां पे। और यहीं पर आप एक चीज याद रखिएगा, लोहा जो मिल रहा था वो मगध में मिल रहा था, और दूसरा जो महाजनपद था वो अवंती था। इसीलिए बाद में चल के अवंती को भी टेक ओवर कर लिया था मगध ने। मतलब बाद में अवंती पर क्या कर लिया था? अवंती को जीत लिया था। ठीक है, जो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए औजार से क्या हुआ? कृषि अधिशेष होने लगा। इससे क्या हो जाएगा? कृषि अधिशेष।
अन्न अधिशेष हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, पैसों की कमी नहीं रहेगी, लोगों के पास पैसों की कमी, व्यापार वाणिज्य के कारण पैसों की कमी नहीं रहेगी, मतलब व्यापार कर रहे हैं अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चलिए अब देखिए, इसी में आप याद रखिएगा गया शाहाबाद का क्षेत्र है, तो गया शाहाबाद के क्षेत्र में वनों की क्या है, घने जंगलों की अधिकता है। अब घने जंगल में अच्छे किस्म की लकड़ी मिल रही थी, घने जंगलों, गया में घने जंगल में अच्छे किस्म की लकड़ी, अच्छे किस्म की लकड़ी मिल रही थी। अच्छे किस्म की लकड़ी मिलने के कारण रथ बनाने में इनको सहायता मिला, और उसी लकड़ी को क्या किया, बेचना भी प्रारंभ कर दिया, उससे भी पैसा आने लगा। और उसी जंगल में इनको हाथी का उपयोग मगध के लोग, मगध का सेना करने लगा। हाथी, उसी जंगल में, गया के जंगल में ही हाथी मिला, जिसके कारण क्या हुआ, सेना में मान के चलिए उस समय में कुछ नहीं है किसी का। अब हाथी 50-100 हाथी आ रहा है आपके खिलाफ लड़ने के लिए, एक पैर दे देगा तो लोग मर जाएंगे। तो उसी डर से तो हाथी का उपयोग मगध करने लगा था। तो घने जंगल में अच्छे किस्म की लकड़ी, जिसके कारण रथ बनना स्टार्ट हुआ, और उसी के कारण क्या हो जाता है बाबू, वो व्यापार वाणिज्य का भी काम आता है। दूसरे महाजनपद में वो बेचना शुरू करते हैं, जिससे पैसा आना शुरू होता है। फिर उसी जंगल में हाथी मिलता है, जिसका उपयोग ये लोग सेना में करते हैं, और उस सेना का नाम रख देते हैं गज सेना। ठीक है, हाथी का उपयोग करने लगते हैं। उसके बाद देखिए, अब जब पैसा आने लगा इनके पास, व्यापार वाणिज्य से पैसा आने लगा, तो ये लोग क्या किए, अब पैसा आने लगेगा, पैसे का कुछ उपयोग करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि बार्टर सिस्टम से ही चलते रहेंगे। तो सर्वप्रथम सिक्कों का प्रयोग इसी समय हुआ। इसी समय अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन भारत में सिक्कों का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ और कहां हुआ, तो हमें याद रखना है मगध महाजनपद में हुआ था, और 600 ईसा पूर्व में हुआ था, या 500 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस सिक्के का क्या नाम था, उस सिक्के का नाम पंचमार्क या आहत सिक्का था। आहत सिक्का या पंचमार्क, एक तरह से समझिए ठप्पा मार दिया जाता था। मतलब कोई भी धातु है उस पर ठप्पा मार दिया जाता था, उस पे कुछ चित्र होते थे, जैसे मछली हो गया, खरगोश हो गया, इस टाइप के। ठीक है, तो पंचमार्क पहला सिक्का अगर कभी भी आपसे पूछे प्राचीन भारत में प्रथम सिक्का कौन है, तो वो है पंचमार्क या आहत सिक्का। कब प्रयोग किया गया है, तो 600 ईसा पूर्व में। कहां पे, तो मगध जहां महाजनपद में। ठीक है, मतलब व्यापार वाणिज्य के लिए ये लोग सिक्का का यूज करने लगे थे। ठीक है, अब ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए आप लोग। और लोहे के बारे में आपको पता चली गया कि लोहे के उपलब्धता के कारण अवंती को ये लोग जीत लिए थे। अवंती में भी लोहे था। अवंती आजकल कहां पे है, उज्जैन आप लोग समझ लीजिए, मध्य प्रदेश समझ लीजिए। उसके 2 राजधानी हुआ है, एक उज्जैनी था और एक बाहुबली मूवी देखे हैं, कहां का था, माहिष्मती, यही था ना, तो वहीं का। ठीक है, माहिष्मती साम्राज्यम जो था। ठीक है, तो आहत सिक्के समझ गए कब शुरू हुआ है, तो 600 ईसा पूर्व में। कहां पे, तो मगध में। चलिए, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो कौन था, भौगोलिक कारण। अब भौगोलिक कारण आपको जानिए, भौगोलिक कारण।
सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, आर्थिक जान गए, भौगोलिक जानिए। मगध की राजधानी कहां पे है बाबू? मगध की राजधानी राजगृह, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अब इससे आप एक चीज समझिएगा, जब आपका राजधानी सुरक्षित होगा तो आपका राज्य सुरक्षित होगा, अगर राजधानी सुरक्षित नहीं है तो आपका राज्य सुरक्षित नहीं होगा। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में आप समझ लीजिए, बांग्लादेश, राजधानी ढाका नहीं सुरक्षित रही तो शेख हसीना को अपने देश से भागना पड़ गया। जैसे आप समझ लीजिए अफगानिस्तान, पिछले सालों पहले क्या हुआ, वहां पे जब अफगानिस्तान के राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया गया तालिबान द्वारा, तो वहां के राष्ट्रपति सभी लोग छोड़ के देश भाग गया और तालिबान के कब्जे में आ गए। तो वैसे ही यहां पे भी अगर जनपद का राजधानी सुरक्षित है तो महाजनपद सुरक्षित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजगृह, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो यहां पर क्या हो रहा था, हमला नहीं कर पा रहे थे लोग। अब देखिए यहीं पर आपको दूसरा भी बता देते हैं, बाद में जो पाटलिपुत्रा या कुसुमपुरा, अब याद रखिएगा पाटलिपुत्रा को कुसुमपुरा बोला गया है, कुसुमपुर या कुसुमपुरा भी बोला गया है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा या कुसुमपुर भी बोला गया है। जो बाद में पाटलिपुत्र जो राजधानी बनी वो भी क्या था, जलदुर्ग था, जलदुर्ग, जिसके कारण यहां भी हमला नहीं कर पाएगा कोई भी। आज भी पटना क्या है, गंगा के किनारे है और पुनपुन है, सोन है, उसके बीच में है ना, तो यहां पे हमला उस टाइम भी नहीं कर पाते थे लोग। तो पाटलिपुत्रा राजधानी भी यहां पे सुरक्षित है। राजगृह को क्या बोला जाता था, गिरिब्रज, ठीक है। पाटलिपुत्रा को क्या, कुसुमपुर या कुसुमपुरा, ये भी सुरक्षित क्यों था, तो जलदुर्ग के कारण, 3 तरफ से पानी था, उसके बीच में राजधानी थी, तो कोई हमला नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो दूसरा भी राजधानी इसका बहुत ही सेफ था। तीसरा देखिए, अब जब आपका जलदुर्ग, जब पाटलिपुत्रा कुसुमपुर जलदुर्ग में है, तो आपका इसका मतलब अधिकार जलमार्ग पर भी है, जलमार्ग पर अधिकार, जलमार्ग पर अधिकार, जिसके कारण व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा, व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा, मतलब आपके पास जब पैसा है, सेना है, क्योंकि हाथी है आपके पास लोहे के खान हैं, जिसके कारण आपके पास अत्याधुनिक हथियार है, उससे आप औजार भी, कृषि उपकरण भी बना रहे हैं, मतलब आपके पास सब कुछ है, तो आपका व्यापार वाणिज्य क्या हो जाएगा, बूम करेगा, ठीक है। और जब आपका राजधानी सुरक्षित है, पहले राजगृह वाला, दूसरा पाटलिपुत्रा वाला भी है, और जल मार्ग पर आपका अधिकार है, तो आप पर कोई हमला नहीं करेगा, डर के नहीं करेगा, ठीक है। तो व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण जल मार्ग पर जब आपका अधिकार होगा तो यातायात, आपका यातायात सही रहेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी होगा। चलिए अब तीसरा हम लोग जानेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण से आए, ठीक है, वो राजनीतिक कारण जानेंगे हम लोग। चलिए राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन, आर्थिक और भौगोलिक जानने के बाद हम लोग राजनीतिक कारण जानेंगे। राजनीतिक कारण देखिए, मगध का जो, जिसे मगध महाजनपद का संस्थापक जिसे बोला जाता है, वो कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार हो, अजात शत्रु हो,
अजातशत्रु, शिशुनाग और महापद्मनंद जैसे, महापद्मनंद जैसे क्या बोलते हैं, मजबूत राजा, जैसे मजबूत राजा और अति महत्वाकांक्षी नेतृत्व। जब आपका राजा मजबूत है और उसका नेतृत्व क्या है, अति महत्वाकांक्षा है वो व्यक्ति, तो क्या करेगा, अपने साम्राज्य को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, तभी तो वो आगे चल के और ज्यादा जीतेगा ना। ठीक है, देखिए, और यहीं पर आप दूसरा देखिएगा, यहां पे ये जितने भी थे ये 3 तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जिसमें पहला नाम याद रखिएगा बिंबिसार का। ये 3 तरह से साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, एक तो मैत्री नीति से, दूसरा युद्ध नीति से और तीसरा वैवाहिक नीति से। मतलब इन तीनों से ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ठीक है, फिर कूटनीतिकों का भी यहाँ पे कूटनीतिक का भी महत्व है, कूटनीतिक का महत्व, कूटनीतिकार का महत्व, जिसमें नाम याद रखिएगा वश्यकार का नाम याद रखिएगा, दीर्घचारण, वश्यकार, सुनिधि। देखिए, वश्यकार, सुनिधि, दीर्घचारण जैसे योग्य व्यक्तियों का क्या मिला, योग्य व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था। जब समर्थन आपको ऐसे लोगों का प्राप्त होगा तो वो आपको क्या देंगे, शिक्षा देंगे कि कैसे आपको अगले राज्य को जीतना है। ठीक है, तो वश्यकार उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बाद में अजातशत्रु का दोस्त है। ठीक है, अब आपको इससे पहले आपको क्या बताए थे हम कि कृषि अधिशेष के कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण सैनिकों का क्या है, बहुलता है। सैनिक मतलब ये लोग क्या रखने लगे, सैनिकों की अधिकता रखने लगे, सैनिकों की अधिकता, जिसके कारण ये लोग युद्ध में जीत अर्जित करने लगे। तो हमारे पास तीनों राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण ये जान गए कि सैनिकों की अधिकता के कारण। एक और कारण है, जो क्या कारण है, सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण में याद रखिएगा कि वैदिक जो धर्म था उसका प्रभाव मगध पे नहीं पड़ा था ज्यादा। वैदिक धर्म का, ऋग्वेद काल का या उत्तर वैदिक काल का संपर्क नहीं हुआ था मगध महाजनपद से। ठीक है, जिसके कारण यहाँ के लोग, ऊपर के लोग मतलब इहलोक, यहाँ के मगध महाजनपद के लोग इहलोक में विश्वास करते थे, ऊपर वाले में नहीं, कि मृत्यु के बाद क्या होगा हमारा, इस पर उनका नहीं ध्यान था। ठीक है, आपको बता दिया सांस्कृतिक कारण में कि वैदिक धर्म का जब संपर्क नहीं था मगध महाजनपद को, तो वैदिक धर्म कांड नहीं हुआ होगा, कर्म कांड से ये लोग दूर होंगे, जिसके कारण ये लोग क्या हुआ, इहलोक में विश्वास कर रहे थे, परलोक में विश्वास नहीं कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ के लोग अपने कर्म पर विश्वास कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मगध महाजनपद के जो प्रथम जो शासक है या शासन है वो कहां से स्टार्ट हुआ है ये जानेंगे। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा एक चीज कि मगध महाजनपद जो है, मगध महाजनपद, उसका संस्थापक कहा जाता है बृहद्रथ वंश को। मगध महाजनपद के संस्थापक को बृहद्रथ वंश को कहा जाता है, जिसमें आप या हम किसी सब याद रखिएगा कि बृहद्रथ वंश में ही जरासंध नामक राजा हुआ है। जो महाभारत काल में हम लोग क्या जानते हैं, महाभारत काल में जरासंध का युद्ध है ना, जिसको भीम ने दोनों पैर का
मतलब फाड़ के एक इधर एक उधर फेंका था अपोजिट साइड में, जिसके बाद जीत हासिल हुआ था। तो ये इसी वंश का था। मतलब मगध महाजनपद जो है उसको खड़ा करने वाला अगर कोई वंश है तो वो बृहद्रथ वंश है। तो अगर कभी भी आपसे पूछे और ऑप्शन में बृहद्रथ वंश रहे, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद का प्रथम वंश या डायनेस्टी, तो वो है बृहद्रथ वंश। इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। बृहद्रथ वंश में जरासंध नामक राजा हुआ है, तो बृहद्रथ वंश। अब देखिए अगला वंश जो है, जैसे रिपुंजय का नाम आता है जिसको मार के बोला जाता है कि हर्यंक वंश का स्थापना किया गया था, मगर मगध में पहला जो वंश है जो शासन करना स्टार्ट किया है वो पहला वंश है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है, पितृहंता वंश। इसके फाउंडर क्या क्या नाम है, संस्थापक का नाम, संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य वाले हैं, चंद्रगुप्त का बेटा है। बिंबिसार संस्थापक है हर्यंक वंश का। स्थापना कब हुआ, ये कब से कब रहे हैं, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए बिंबिसार रहे। अब इनके बारे में याद रखिएगा, यही भाई साहब इनका उपनाम भी है। जैन साहित्य में इनके उपनाम का चर्चा है जिसको श्रेणिक बोला गया है। श्रेणिक, जैन साहित्य। ठीक है, बिंबिसार जैन साहित्य में। इनके समय में मगध की राजधानी कौन थी, तो ग्रीवरज, राजगृह। ठीक है, राजधानी कहां है, तो ग्रीवरज। ग्रीवरज जिसे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बताया गया है, ग्रीवरज राजगृह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आपको बताए हैं कि 3 तरह का प्रयोग करते थे। पहला मैत्री, साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए मैत्री। दूसरा युद्ध, तीसरा वैवाहिक। मैत्री में याद रखिएगा, इन्होंने मैत्री में मित्रता किया था अवंती के राजा, अवंती के राजा चंड प्रद्योत। मित्रता ये इन्होंने क्या कैसे किया, तो चंड प्रद्योत जो हैं, अवंती के राजा चंड प्रद्योत, उनको पीलिया हो गया था। उनके इलाज के लिए अपना राजवैद्य जीवक को उनके इलाज में भेजा था। तो चंड प्रद्योत को पीलिया होने के बाद अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा। तो यहां पे अगर क्वेश्चन कभी भी पूछे कि जीवक किसका राज्यवैद्य था, तो बिंबिसार का। किसके सेवा में भेजा गया था, तो अवंती के राजा चंद प्रद्योत का। और उसको कौन सा बीमारी था, तो पीलिया बीमारी था। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है ऑप्शन हमारे पास बाबू, वो है साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध। अब युद्ध में देखिएगा, ये युद्ध में ज्यादा विश्वास मुझे नहीं लगता है करते थे। एक ही बार ये युद्ध से जीते हैं, वो कौन है, अंग। ठीक है, तो युद्ध से ये अंग प्रदेश को जीते हैं, अंग महाजनपद को। युद्ध, अंग महाजनपद, अंग प्रदेश को युद्ध के द्वारा जीता। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे बिंबिसार ने
किस प्रदेश को युद्ध के द्वारा जीता? तो वो है अंग प्रदेश को। अब देखिए इनका वैवाहिक सबसे सफल रहा है, वैवाहिक संबंध जो है। अब एक चीज याद रखिएगा, बिंबिसार कम से कम 500, कहा जाता है कि 500 रानियां इनकी थी, मगर 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें पहला नाम जो है वो है महाकोसला। ये कहां की थी? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। और इस शादी के उपरांत बिंबिसार को दहेज में काशी प्रांत मिला था, काशी नगर, जिससे इनको लगभग 1 लाख रुपया आता था कर के रूप में, काशी दहेज में मिला। अब एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखिएगा, हम जैसे गरीबों को या छोटे मोटे नौकरी वाले या सरकारी जॉब वाले को क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं कुछ भी, मतलब जिस लेवल में उनका जॉब हो, जिस लेवल में वो हो, उस लेवल में जॉब पे मिलता है। मगर दहेज में आपको पैसे मिलेंगे, गिफ्ट में आपको राज्य मिलेगा। अब देखिए राजा का शादी हो रहा है और गिफ्ट में इनको काशी दहेज में मिल रहा है, राज्य ही दे दिया जा रहा है कि आप आज से हमारे क्या हुए, दामाद हुए, तो आपको हम काशी दहेज में दे रहे हैं। ठीक है। अब सेकेंड देखिए, महाकोसला याद रखिएगा। सेकेंड जो है वो चेलना या छलना, चेलना या छलना। ठीक है। वो कहां की है? तो वज्जी संघ की, वज्जी संघ की राजकुमारी हैं। वज्जी कौन? वैशाली, वैशाली की राजकुमारी हैं ये। ठीक है। और ये किनकी पुत्री हैं? ये याद, अगर चेलना किनकी पुत्री हैं? तो वज्जी संघ की राजकुमारी चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री। इन्हीं से, चेटक की पुत्री से ही अजात शत्रु पैदा हुआ था, अजात शत्रु की माता चेलना। तीसरा नाम याद रखिएगा, क्षेमा, मद्र नरेश की पुत्री, मद्र नरेश की पुत्री। तो 3 शादी इनका इंपॉर्टेंट है। महाकोसला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, काशी दहेज में इनको मिला। चेलना या छलना वज्जी संघ की राजकुमारी चेटक की पुत्री हैं, जिनसे अजात शत्रु का पैदाइश हुआ। क्षेमा मद्र नरेश की पुत्री हैं। अंग प्रदेश जीतने के बाद वहां पर अपने पुत्र अजात शत्रु को राज्यपाल नियुक्त किया, अजात शत्रु को राज्यपाल नियुक्त किया था, तो अंग प्रदेश जीता। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज, एक चीज याद रखिएगा यहां पे, जब यहां पे जीता तो एक कहानी है कि अजात शत्रु को किसी ने भड़काकर इनकी हत्या करवाया था। बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु मतलब खुद का पुत्र ने ही हत्या किया था। ठीक है। 492 ईसा पूर्व में। तो इसी कारण इस वंश में मतलब पुत्र ही पिता का खून कर देता है, जिसके कारण इस वंश का नाम पितृहंता वंश रखा गया है। तो दूसरा जो कौन नाम है? तो दूसरा नाम है बाबू अजात शत्रु। दूसरा नाम अजात शत्रु, जो इनका पुत्र है। तो अजात शत्रु किसके हत्या करने के बाद? तो 492 से 462 ईसा पूर्व ये रहे हैं सत्ता में, मतलब 30 वर्षों तक। पिता बिंबिसार की हत्या के बाद, बिंबिसार की हत्या के बाद सत्ता प्राप्त। अब देखिए यहां पे एक चीज याद रख लीजिए, बिंबिसार मतलब पिता का हत्या करने के बाद, पिता की हत्या किया, इसीलिए इस वंश का नाम पितृहंता वंश है। और पिता के हत्या करने के बाद ये 492 ईसा पूर्व में ये सत्ता में आया। और इसका उपनाम क्या है? कुनीक। ठीक है, कुनीक। माता का नाम आपको पता चल गया, चेलना। और पिता का नाम
बिंबिसार। अब देखिए एक चीज याद रखिए, जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई या मार दिया अजातशत्रु, तो इसका जो पहले पत्नी का जो भाई है प्रसेनजित, कौशल नरेश प्रसेनजित, वो क्या कर दिया, काशी जो दहेज में दिया था वो वापस ले लिया। उसके कारण गुस्सा होकर अजातशत्रु ने कौशल पर हमला किया, और अजातशत्रु ने हमला किया या प्रसेनजित ने हमला किया और कौशल को जीता। कौशल को जीता प्रसेनजित को हराकर, ठीक है। और यहीं पर याद रखिएगा, जब कौशल को जीत लिया प्रसेनजित को हराकर, तो प्रसेनजित ने अपने पुत्री का विवाह, पुत्री जो वाजिरा नाम है, वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, अजातशत्रु से किया, तो शादी हो गया प्रसेनजित का। अब देखिए ये ऐसे ही शांत नहीं रहा, अपने पापा के विपरीत ये था, अपने बाप के विपरीत था। मतलब बिंबिसार वैवाहिक संबंध बना रहा था, मगर ये वैवाहिक संबंध में विश्वास नहीं कर रहा था। ये अपने नानी घर, मतलब चेलना की जो वो है जहाँ से चेलना बिलोंग करती है, वज्जी, उस क्षेत्र को भी कब्जा करने के लिए अपने मित्र वस्साकार के सहायता से, कूटनीतिकार है मित्र या कूटनीतिकार वस्साकार की सहायता से वज्जी संघ को जीता। ये पहले जैन धर्म का समर्थक था, ये भी याद रखिएगा, बाद में ये बौद्ध धर्म का समर्थक बना। तो मित्र या कूटनीतिकार वस्साकार की सहायता से ये वज्जी संघ को जीता, मतलब अपने नानी गांव को भी नहीं छोड़ा। कल को चल के मैं अपने नानी गांव पर कब्जा कर लूं, एक तरह से ऐसे हो गया, ठीक है, कि मैं अपने नानी घर पर कब्जा कर लूंगा। तो कूटनीतिकार वस्साकार की सहायता से ये वज्जी संघ को जीता था, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसके जो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, और मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनारा में, मल्ल नरेश सुभद्र के यहाँ कुशीनारा में मल्ल सुभद्र नाम था। किस चीज से हुआ था, सुअर का मांस खाने से। सुअर का मांस इनको किसने दिया था, तो इनके एक मतलब क्या बोलते हैं समर्थक ने दिया था, उसका नाम था चुंद। उन्होंने ही इनको सुअर का मांस दिया था खाने के लिए, और सुअर का मांस इनका शरीर क्या किया, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनारा, जो कहाँ पे है, मल्ल नरेश सुभद्र के यहाँ। तो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बाबू, क्वेश्चन बनता है कि मगध के राजधानी पाटलिपुत्रा कौन बनाया था, पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया था, तो वो है उदयन, इसका बेटा। मगर क्वेश्चन एक और पूछता है कि पाटलिपुत्रा का रणनीतिक महत्व समझने वाला पहला राजा कौन था। मतलब पाटलिपुत्रा का जो रणनीतिक महत्व है, उसका जो समझ है, उसको सबसे पहले किसने एब्जॉर्ब किया, तो वो अजातशत्रु। मतलब पाटलिपुत्र का रणनीतिक महत्व समझने वाला प्रथम राजा, ठीक है। पाटलिपुत्रा का रणनीतिक महत्व समझने वाला यह प्रथम राजा है। चलिए अब देखिए, यहां तो हो गया, जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है तो उसी वर्ष ये
प्रथम बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में होता है, या यही बुलाता है। किसके नेतृत्व में? तो महाकश्यप के नेतृत्व में। तो प्रथम बौद्ध संगीति इसी के समय हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? तो महाकश्यप के नेतृत्व में, महाकश्यप के नेतृत्व में। ठीक है, कहां पे हुआ? तो राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में हुआ। और यहीं पर याद रखिएगा, इसी संगीति में, प्रथम संगीति में ही सुत्त पीटक और विनय पीटक को संकलित किया गया। तो सुत्त पीटक और विनय पीटक संकलित, संकलित। कभी क्वेश्चन पूछे सुत्त पीटक को संकलित किसने किया? तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, और विनय पीटक को तो उपाली, और अभिधम पीटक को किसने किया है? तो मोगलीपुत्र तिस्सा ने। ठीक है, तो सुत्त पीटक और विनय पीटक हो गया। ठीक है, अब देखिए, आपको जब बोले हैं कि वज्जी संघ को ये जब मिला रहा था, तो बाहुबली में आपने देखा होगा कि पत्थर फेंका जा रहा था रथ से। तो सर्वप्रथम रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग, कंटक का प्रयोग अजात शत्रु ने किया। किस युद्ध में? तो वज्जी को जीतने के लिए, वज्जी को जीतने के लिए। अब एक चीज याद रखिए, यहां पे रथ मूसल का मतलब क्या होता है? महाशिला कंटक का मतलब ये समझ लीजिए, दीवार तोड़ने वाला। बहुत भारी कुछ है पत्थर, उससे दीवार तोड़ने वाला। और रथ मूसल मतलब एक तरह से समझ लीजिए, रथ पे लगा हुआ है कोई औजार, और यहां से पत्थर फेंका जा रहा है। पत्थर फेंका जा रहा है, जैसे आजकल सेना में क्या होता है? तोप होता है, उसी तरह से इसको समझ लीजिए, रथ मूसल। तो सर्वप्रथम रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग वज्जी को जीतने के लिए अजात शत्रु ने किया था। और इसी युद्ध में, वज्जी संघ के युद्ध में ही आजीवक संप्रदाय जो है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल का मृत्यु हो गया। मखली गोसाल की मृत्यु। ठीक है, तो यहां तक कभी भी क्वेश्चन पूछे मखली गोसाल के मृत्यु कब हुआ, तो वज्जी संघ जीतने के क्रम में हुआ था अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है, चलिए अब इनका भी मृत्यु ना, यहां तक समझ गए। ये जीते कौन कौन? कौशल। फिर जीते कौन? भाई साहब वज्जी। ठीक है, कौशल जीतने के बाद इनका शादी ही प्रसेनजित की बेटी से हो जाता है, और वज्जी जीतने में इनका सहायता कौन करता है? इनके मित्र वत्साकार। उसके 8वें वर्ष में, इसके सत्ता में 8वें वर्ष आने पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये बौद्ध संगीति करवाते हैं, रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग करवाते हैं वज्जी संघ को जीतने के लिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल की मृत्यु इसी युद्ध में हो जाती है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इनका जो मृत्यु है, अजात शत्रु का भी हत्या उदायीन ने किया है, इसका पुत्र नहीं किया है, तो इसीलिए पितृहंता वंश बोला गया है। तो मतलब उदायीन। उदायीन के बारे में जानिए एक ही चीज कि पाटलिपुत्र का संस्थापक है ये, पाटलिपुत्र का संस्थापक, ये पाटलिपुत्र का स्थापना इसी ने किया है, उदायीन ने किया है, और ये जैन समर्थक था। ठीक है, पाटलिपुत्र का स्थापना इसी ने किया है, और जैन और बौद्ध दोनों को समर्थन करता था, या मगर जैन समर्थक था, जैन बौद्ध समर्थक। इसके हर्यंक वंश का लास्ट रूलर जो है उसका नाम है नागदासक, लास्ट का नागदासक।
या दर्शक भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है, नागदासक या दर्शक। इसकी हत्या चाकू गोंदकर इसके ही अमात्य ने किया था, ठीक है, शिशुनाग ने। या हत्या समझ छोड़ दीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि जनता इस वंश से त्रस्त हो गई थी कि मतलब बेटा बाप को मार दे रहा है और सत्ता पे बैठ रहा है। इस तरह से समझ लीजिए, बेटा बाप को मार दे रहा है और सत्ता पे बैठ रहा है। उससे त्रस्त होके जनता ने ही नागदासक को हटा दिया सत्ता से, और बनारस के जो अमात्य थे, बनारस के अमात्य, उस टाइम में अमात्य या राज्यपाल शिशुनाग को सत्ता में लाया गया, शिशुनाग को सत्ता। अब देखिए, शिशुनाग को सत्ता में लाया गया तो शिशुनाग ने अपने ही नाम पर सत्ता प्रारंभ किया, जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, ठीक है बाबू। शिशुनाग वंश दूसरा वंश है, पहला मगध पे पहला हर्यंक और दूसरा वंश है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग कैसे हुआ समझिए, शिशुनाग वंश। शिशुनाग इसका संस्थापक हुआ। अब देखिए, जब अवंती जीता हुआ है, कौशल जीता हुआ है, वज्जी जीता हुआ है, तो अब शिशुनाग के पास साम्राज्य विस्तार करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, संभावना है। तो ये अवंती जीता नहीं, अवंती इसने जीता है। तो शिशुनाग वंश में सबसे पहले ये अवंती को जीतता है, अवंती को यही जीतता है, ठीक है। अवंती और वत्स के विरुद्ध अभियान चलाता है और जीतता है, अभियान जीता। और इसी में याद रखिएगा, जब अवंती और वत्स के तरफ इसका ध्यान था तो वज्जी संघ इसके खिलाफ क्या कर रहा था, विद्रोह करने का सोच रहा था, वज्जी संघ वैशाली वाला। तो जब इसको पता चला कि वैशाली इसके विरोध में खड़ा हो रहा है या वहां पे विरुद्ध हो सकता है, तो ये जो है ना भाई साहब शिशुनाग, वो वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। वैशाली को दूसरी राजधानी, पहली राजधानी कौन है मगध का, वो पाटलिपुत्र। वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया, ठीक है। वैशाली को दूसरी राजधानी क्यों बनाया, क्योंकि वज्जी खिलाफ में जा रहा था। अवंती और वत्स के विरुद्ध जब जीता, वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया, ठीक है। वज्जी संघ का यह केंद्र था। इसके मृत्यु, शिशुनाग के मृत्यु के बाद इसका पुत्र बैठा कालाशोक। अशोक और कालाशोक में आप कंफ्यूज न होइएगा, ये अलग है। कालाशोक जिसका उपनाम है काकवर्ण, ठीक है, ये इसका पुत्र है कालाशोक। कालाशोक के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसके समय में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है। बौद्ध संगीति कहाँ पे, वैशाली में, जहां पे इसका राजधानी होता है वैशाली में, ठीक है। सर्वकामनी या सवा कमीर अध्यक्ष होता है इस अध्यक्ष, ठीक है। और इस समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित होता है, 2 भागों में विभाजित। क्या क्या नाम होता है, पहला का नाम होता है अस्थविर, दूसरा का नाम होता है महासंघिक, ठीक है। चलिए, तो 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति होता है कालाशोक के समय में, ठीक है। अब देखिए, कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति होता है, क्यों, क्योंकि 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। उसके 100 वर्ष के उपरांत दूसरा बौद्ध संगीति होता है। पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में,
द्वितीय कालाशोक के समय में। और यही भाई साहब दूसरी जो राजधानी है वैशाली से, राजधानी कहाँ पे ट्रांसफर कर देती है, वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्रा ट्रांसफर, मतलब एक ही राजधानी रहेगा, वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्रा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसका जो हत्या है वो महानंदिन नामक व्यक्ति ने किया है जो शूद्र होता है। ठीक है, महानंदिन ने हत्या चाकू गोद कर किया था। महानंदिन ने हत्या चाकू गोद कर की। बाजार में ये घूम रहे थे, उसी समय में महानंदिन ने इनकी हत्या कर दी थी। तो दूसरा वंश भी ऐसे ही खत्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वंश जो है हमारा वो महानंदिन वंश है। महानंदिन ने किस वंश का स्थापना किया, तो वो नंद वंश का, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता है क्योंकि दूरदर्शन पर एक सीरीज आता है, अभी भी आ रहा है, यूट्यूब पर आप कभी सर्च करिएगा चाणक्य के नाम से। ठीक है, जिसमें उसी का अंतिम रूलर जो है घनानंद का बखान है, उसके कर्मों का बखान है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कहां से करेंगे, नंद वंश से। अब नंद वंश का बारे में हम लोग बात करेंगे। नंद वंश, संस्थापक महानंदिन। मगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो याद रखिएगा, नंद वंश का संस्थापक के रूप में हम लोग सभी जानते हैं महापद्मनंद को, वास्तविक संस्थापक के महापद्मनंद कहा जाता है कि महानंदिन का बेटा था महापद्मनंद, और महापद्मनंद ने महानंदिन का मृत्यु मतलब खत्म कर दिया था। ठीक है, दासी पुत्र महापद्मनंद था, दासी पुत्र महापद्मनंद था। ठीक है, शूद्र जाति से आता था, शूद्र था। यह उपनाम बहुत जबरदस्त रखा है। उपनाम के मतलब ढेर उपनाम रखा है, जिसमें एक नाम है सर्वछत्रांतक। ऐसे समझ लीजिए सर्वछत्रांतक, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला सर्वछत्रांतक। अपने आप को सर्वछत्रांतक बोलता था। भार्गव बोलता था, मतलब दूसरा परशुराम अपने आप को बोलता था। फिर ये बोलता था एक राट। ठीक है, एक राट भी अपने आप को, मतलब उपनाम देने में इस भाई साहब को पता नहीं किस बात की चुल मची हुई थी, बहुत ज्यादा ये ले रखे थे। ठीक है, परशुराम अपने आप को बोल ही रहे थे, एक छत्र बोल रहे थे, एक छत्र मतलब मेरे नीचे सभी। परशुराम विश्व अपने आप को मतलब। ठीक है, चलिए कलिंग को इन्होंने ही पहली बार जीता, कलिंग को जीता पहली बार। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे कलिंग को पहली बार किसने जीता, तो अशोक ने नहीं जीता था, महापद्मनंद ने जीता था। और वो हमें कहां से पता चल रही है, तो खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से, खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें पता चलती है कि महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था। और कलिंग जीतने के बाद वहां से जैन मूर्ति, जो जिनसेन की जैन मूर्ति थी, उसको कलिंग से ले आकर पाटलिपुत्रा में स्थापित करते हैं। तो जिनसेन की मूर्ति कलिंग से पाटलिपुत्रा ले आकर, पाटलिपुत्रा लाकर स्थापना। मतलब यहां पे भी एक क्वेश्चन आपसे हुआ कि किस मूर्ति, कौन से मूर्ति को, तो जिनसेन की मूर्ति को कलिंग से पाटलिपुत्रा लेकर आए थे। ठीक है, इनके ही समय में या इनके ही मित्र या इनके ही समकालीन पाणिनि, जो अष्टाध्यायी के क्या हैं, रचयिता है, पाणिनि इनके ही समकालीन थे। पाणिनि समकालीन। ठीक है, क्या लिखे हैं, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। एक और नाम यह रखिएगा, कात्यायन।
कात्यायन नाम याद रखिएगा। पाणिनि इनके समकालीन थे, ठीक है। चलिए, तो कात्यायन भी याद रखिएगा। कात्यायन क्या लिखे थे? वर्तिका। और पतंजलि महाभास। और इस तीनों को क्या बोला जाता है? अष्टाध्यायी, वर्तिका और महाभाष्य को क्या बोला जाता है? मुनित्रय बोला जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे मुनित्रय किसे बोला जाता है, तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उन्होंने क्या लिखा है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, कात्यायन ने वर्तिका लिखा है और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। तो यहां पर तो नंदवंश का हो गया। इन्होंने कलिंग में एक तंसुली नाम का नहर भी खुदवाया था, तंसुली नामक नहर, ठीक है। तंसुली नामक नहर कलिंग में इन्होंने खुलवाया था। तो महापद्मनंद हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट आएंगे घनानंद, जो इनके अंतिम शासक हैं नंदवंश के, घनानंद। चलिए हम लोग घनानंद के बारे में बात कर लेते हैं। घनानंद अंतिम शासक, इसे यूनानी क्या बोलते थे? यूनानी इसे अग्रमीज बोलते थे। मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत पैसा वाला है। इसी के समय में सिकंदर का आक्रमण, ठीक है। मैसेडोनिया का जो राजा था उसका आक्रमण हुआ था इसी के समय में। क्रूर, अत्याचारी, जनता से टैक्स ज्यादा लेने वाला, व्यभिचारी। इसके बारे में आपने एक वीडियो तो जरूर देखा होगा कि जब चाणक्य को ये क्या करता है, बेइज्जत एक तरह से कर देता है, तो चाणक्य क्या बोलता है कि शिक्षक सामान्य नहीं होता है घनानंद, यही बोलता है ना, शिक्षक घनानंद सामान्य नहीं होता, ठीक है। शिक्षक के बारे में अपने आप को ये बोलते हैं कि शिक्षक सामान्य नहीं होता है घनानंद, और मैं तुम्हारे वंश का समूल विनाश कर दूंगा। और एक चीज यहीं पर याद रखिएगा कि चाणक्य थे ब्राह्मण, बना सकते थे, जब ये किसी को राजा बना सकते थे तो राजा बना सकते थे, राजपूत या क्षत्रिय को भी, या किसी और धर्म को। महापद्मनंद को कहीं कहीं पे क्षत्रिय भी बोला जाता, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के वो को, वंश को, ठीक है। तो क्षत्रिय भी बना सकते थे, मगर एक निचले कास्ट के व्यक्ति को हटाकर चाणक्य ने फिर से उसी कास्ट के लोगों को क्या किया, अपलिफ्ट करके राजा बनाया, ठीक है। तो व्यभिचारी, सत्ता कौन छीना इससे? घनानंद का। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा मृत्यु, कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा ये सत्ता छोड़ के भाग गया, डर से ये पाटलिपुत्रा छोड़ के भाग गया। तो 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इसके वो में ना दरबार में सकटाल, स्थूलभद्र जैसे क्या थे? अमात्य थे, अमात्य। सकटाल और स्थूलभद्र, वररुचि, ऐसे विद्वान इसके दरबार में थे, किंतु विद्वानों का ये बात ही नहीं मानता था, ठीक है। वर्ष, उपवर्ष, कात्यायन, ये सभी दरबार में रहते थे। वर्ष, उपवर्ष, कात्यायन, ये सभी इसके दरबार में रहते थे, मगर ये कोई किसी का बात नहीं मानता था और अपने ही तरीका से ये राज्य चलाता था। व्यभिचारी था, एक तरह से पागल व्यक्ति था, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है।
चलिए यहाँ पे घनानंद, इसका मृत्यु चंद्रगुप्त मतलब कौटिल्य के सहायता से, कौटिल्य कुटिल क्या थे, कुटिल थे, इसीलिए इसका नाम कौटिल्य हो गया। और कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पदच्युत करके मौर्य वंश का स्थापना किया, मौर्य वंश का स्थापना किया। चलिए यहां तक हो गया ना मौर्य वंश। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्य वंश जानेंगे। और ये जान लीजिए कि महाजनपद कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। महाजनपद 2 प्रकार के होते हैं, एक राजतंत्र और एक लोकतंत्र। राजतंत्र में सबसे ऊपर राजा होता है। लोकतंत्र या गणतंत्र, जो पहला गणतंत्र है वो कौन है, लिच्छवी साम्राज्य, लिच्छवी गणतंत्र है। आज जो हमें पश्चिमी देश डेमोक्रेसी का ज्ञान देते हैं, उन्हें कोई बताए कि लोकतंत्र का जननी जो है वो बिहार का लिच्छवी है या भारत ही है, ऐसे समझ लीजिए। बिहार क्यों, भारत ही है। लिच्छवी ने सबसे पहले गणतंत्र का क्या दिया था, स्कीम दिया था, सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो राजतंत्र महाजनपद कितने, तो 2 प्रकार के, गणतंत्र और राजतंत्र। इसमें राजा वाणिज्य का क्या होता था, राजा के पास वाणिज्य का अधिकार होता था। राजा क्या रखता था, सेना रखता था। गणतंत्र में सेनापति के नीचे सेना होता था, सेनापति के नीचे कुलीन वर्गों के हाथों में सत्ता होती थी। मतलब सब बात करके मिल बैठ के करते थे, ठीक है। और राजा तो अपने मन का मर्जी था जो भी। और राजतंत्र में एक चीज याद रखिएगा, ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण की स्थिति बहुत अच्छी थी। यहां पे ब्राह्मण की स्थिति नहीं थी अच्छी, ठीक है। चलिए तो हमारा आज का क्या हुआ, सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। महाजनपद यहाँ पे खत्म हुआ। घनानंद को हम लोगों ने क्या किया है, मृत्यु के घाट उतरवा दिया है। किसके द्वारा, कौटिल्य के सहायता से, चंद्रगुप्त के द्वारा, या पाटलिपुत्रा छोड़ने पे विवश कर दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मौर्य साम्राज्य का उत्थान, मगध जो है, मगध महाजनपद, वो किस तरह से साम्राज्य में तब्दील होता है और किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत पर मौर्य साम्राज्य का पताका लहराता है, वो जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।